गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री 10th क्लास, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ पेंटिंग। जैसा कि आप चैप्टर के फर्स्ट पेज पर देख सकते हो, 1848 में फ्रेडरिक सोरियो जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई। और से जो इम्पोर्टेंट था उसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो पेंटिंग किसकी थी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो just you can see that in one hand of Statue of Liberty there is book which denotes the rights of people. एक हाथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के क्या है? बुक है जो लोगों के अधिकार को दिखाता है, लोगों के अधिकार को डिनोट्स करता है। एंड इन अनदर हैंड देयर इज टॉर्च। दूसरे हाथ में क्या है? टॉर्च। उस टाइम में टॉर्च की मीनिंग क्या होती थी? मशाल। टॉर्च का मतलब क्या होता था? मशाल। जो मसाल या टॉर्च किसको डिनोट करता है? इनलाइटमेंट को। इट डिनोट्स इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट मीन्स क्या होता है? जागरूकता। जो जागरूकता को डिनोट करता है, जो इनलाइटमेंट को डिनोट करता है। आप देख सकते हो उस तस्वीर में पीपल वेर यूनाइटेड, दे वेयर फ्लैग्स ऑफ यूएसए, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड। तो उन सब देशों के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, स्विट्जरलैंड के, जो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में कि नेशन स्टेट क्या है। तो उन सब का फ्लैग्स अपने हाथ में लिए थे, यूनिटी को शो कर रहे थे। द विजन सोन इन द पिक्चर वाज कंसीडर्ड एज यूटोपियन विजन। जो विजन, जो विचार उस पिक्चर में शो करा गया, उसे क्या कहा गया? यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन का मतलब क्या होता है? Utopian vision is such a vision which is such an ideal which is really very difficult in exist। ऐसा विचार जो इतना अच्छा हो, इतना आदर्शवादी हो, जिसका रियल में बहुत ज़्यादा होना मुश्किल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस टाइम की बात करें 1848 की, तो दुनिया के लगभग सभी देशों में मोनार्की थी, राजतंत्र था या कॉलोनियल रूल था। तो लोगों के पास अधिकार बिल्कुल भी नहीं थे, राइट्स बिल्कुल भी नहीं थे। और उस टाइम में ये सोच कि लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे या करेंगे, इट वॉज एन यूटोपियन विजन। क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर लोग गुलामी जैसी जिंदगी जी रहे थे, एब्सोल्यूट मोनार्की थी। एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स किंग इज हैविंग ऑल दी पावर, राजा के पास सारे पावर थे। और वहाँ पर ये सोचना कि लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, तो फॉर दैट टाइम पीरियड इट वॉज कंसिडर्ड एन यूटोपियन विजन। लोग इकट्ठे होंगे, एकजुट होंगे अपने अधिकारों के लिए, ऐसा सोचना भी मुश्किल था, क्योंकि दुनिया के लोग डरे हुए थे, कॉमन पीपल स्पेशली। और उस टाइम में यूटोपियन विजन था, उसको माना गया। सो दैट अब एक और बात कर ले कि नेशनलिज्म है क्या? राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर नेशन। अपने देश के लिए जो गर्व है, अपने देश से प्यार है, उसे क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। ओके, राइट नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज रोल ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ से आई? पहले तो यूरोप में आई, फिर हमारे अपने देश में आई, इंडिया में आया। तो पहले हम ये देखेंगे कि यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो कैसे आई, क्या उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कोई रोल है? तो माय आंसर विल बी यस, देयर विल बी द रोल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। State General was renamed as National Assembly. We are talking in the context of France. फ्रांस में रिवॉल्यूशन से पहले क्या होता था? स्टेट जनरल। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। स्टेट जनरल के मेंबर्स थे वो राजा के द्वारा अपॉइंट होते। किंग यूज्ड टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ स्टेट जनरल एंड दिस वाज टूथलेस। स्टेट जनरल, मेंबर्स ऑफ स्टेट जनरल डिड नॉट हैव एनी पावर। बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या बन गया? नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली के मेंबर्स कॉमन पीपल के द्वारा इलेक्ट होने लगे। एंड दीज मेड ऑल द लॉ
और ये सारे लॉ बनाने लगे। तो जस्ट नेशनल असेंबली में बदल गया। नेशनल असेंबली में लोगों के पास अधिकार थे, जबकि स्टेट जनरल में राजा ही प्रमुख होता था, उसकी बातों को लोगों को मानता था। फीलिंग्स ऑफ ला पार्टी एंड लेस सिटोयन वाज प्रमोटेड। ला पार्टी मीन्स it is a French word. It means that fatherland. Les citoyens means citizens. It means that feeling in France was promoted that this is our fatherland. ये हमारे देश की, हमारे पूर्वजों की जमीन है, फादरलैंड है, और वी आर इट्स सिटीजन्स। तो यूनिटी की फीलिंग पूरे फ्रांस में। ओनली फ्रेंच लैंग्वेज वाज इनकरेज। फ्रेंच लैंग्वेज को इनकरेज किया गया, प्रमोट किया गया, और दूसरे लैंग्वेज को डिस्करेज किया गया। इट मीन्स दैट वन कंट्री वन लैंग्वेज, एंड इट मीन्स दैट पीपल कैन बी यूनाइटेड। ट्राई कलर रॉयल फ्लैग की जगह पर, राजा के झंडे की जगह पर ट्राई कलर फहराया गया। Blue, white and red is the color of France. Jacobin clubs were established at different parts of Europe. Just you know that what is Jacobin club? Jacobin club क्या था? तो Jacobin clubs promoted equality. Equality को promote करता था। वो चाहता था जो artisans है, peasants है, they should be provided equal rights. And you know that in 1792 Jacobin club की गवर्नमेंट बनी थी फ्रांस में, और सभी मेल को वोटिंग राइट्स दिया गया था irrespect of their property. Next topic is सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड। जिससे क्या ताकत के बल पर भी नेशनलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं? तो आंसर इज यस। नेपोलियन was a great conqueror. He was the emperor of France. Earlier he was the military chief, and in 1799 he got the control, and in 1804 he declared himself emperor. 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को क्या घोषित किया? एम्परर, सम्राट। एंड ही कंकर्ड मेनी टेरिटरीज आउटसाइड ऑफ फ्रांस, और फ्रांस के बाहर भी उसने काफी एरियाज पर कब्जा किया, और जिन एरिया पर कब्जा किया वहां पर उसने रिफॉर्म्स एस्टैब्लिश किए। तो वी कैन सी दैट द सेट ऑफ रिफॉर्म्स initiated by Napoleon in the territories conquered by him, and this set of reforms are called civil code और नेपोलियनिक कोड। अब उसने क्या क्या सुधार किए? राइट टू इक्वलिटी वॉज प्रोवाइडेड। उस टाइम इक्वलिटी नहीं थी, अलग अलग लोगों को क्लर्जी थी, नोबिलिटी थी, तो उसने इक्वलिटी दी। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। अब किंग का बेटा किंग, और जो हाईएस्ट पोजीशंस थी उनके बच्चों को ट्रांसफर होते थे, उसको चेंज किया करने। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ नहीं मिलेगा, जन्म के आधार पर सुविधा मिलती है वो नहीं मिलेगा, उसको खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। यू शुड नो दैट व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम। तो यूरोप में कुछ लोग थे जो किंग के सपोर्टर्स थे। दे वर प्रोवाइडेड लैंड्स, एंड दीज लैंड्स वर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल पीजेंट्स। छोटे किसान पे खेती करते थे। मोस्ट पार्ट्स they have to give to feudals. उन्हें feudals को देना पड़ता था। If they were unable to give, they had been punished. तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो feudal system नेपोलियन ने खत्म कर दिया। And the land was transferred to the farmers. farmers को land transfer किया। तो feudals जो थे, बड़े बड़े जमींदार थे जो राजा को सपोर्ट करते थे, उनसे जमीन लेकर के और फार्मर्स को दी गई। तो फ्यूडल सिस्टम जो एक्सप्लॉइटिव था इस तरीके से खत्म किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी वाज इंश्योर्ड। लोगों को कहा गया कि आपकी प्रॉपर्टी को सीज नहीं करेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी दी गई। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट। अलग अलग जगहों पर वेट एंड मेजरमेंट अलग अलग थी। नेपोलियन ने उसे यूनिफॉर्म किया, एक समान किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव किया। उससे क्या होगा? बिजनेसमैन को फायदा होगा। एंड राइट टू प्रॉपर्टी, जस्ट आई डिस्कस्ड इट। लोगों को कहा कि आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैटल ऑफ वाटरलू एंड वियना कांग्रेस। नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। नेपोलियन वाज अ लिबरेटर। नेपोलियन ने सुधार लाया था। तो जो कंजर्वेटिव्स थे, जो किंग्स थे, उनको पसंद नहीं आया कि नेपोलियन ने जो सुधार लाया उसे किंग को जो एस्टैब्लिश थे यूरोप में उन्हें पसंद नहीं आया। बट नेपोलियन को डिफीट करना किसी एक के लिए मुश्किल था। और 4 कंट्रीज टुगेदर,
Austria, Russia, England, and Russia. Four countries together defeated Napoleon in the Battle of Waterloo. और वहाँ पर नेपोलियन की हार हुई. इट वॉज द लास्ट बैटल ऑफ नेपोलियन. और नेपोलियन की उसके बाद सेंट हेलेना आइलैंड भेज दिया गया, वेयर एवर ही डाइड इन 1821, जहाँ पे नेपोलियन की डेथ हुई. अब नेपोलियन वॉज डिफीटेड. कंजर्वेटिव्स तो मोनार्क्स था, उनका दुश्मन थे. वो मोनार्क्स लोगों को राइट्स नहीं देना चाहते थे. लेकिन नेपोलियन ने जहाँ भी गया, ऑब्वियसली ही वॉज नॉट अ डेमोक्रेट. उसने ताकत के बल पर रूल किया, बट स्टिल ही प्रोवाइडेड पीपल सो मेनी राइट्स. अब नेपोलियन की हार के बाद उनको रिलैक्स मिला, इसको मोनार्क्स को, कंजर्वेटिव्स को, जो चेंज नहीं चाहते थे. और उन्होंने चेंज किए. वियना में मीटिंग करी. वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया. और सभी देशों ने, स्पेशली यूरोप के, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, इन देशों ने मीटिंग करी. और मीटिंग में जो नेपोलियन के कंट्रोल में थे टेरिटरीज फ्रांस के बाहर, उन्हें आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. आप देख सकते हो, जिनेवा वाज एडेड टू फ्रीडमेंट, पोलैंड डिवाइडेड टू ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया, सबको दिया गया. सैक्सोनी का पार्ट पोलैंड, रशिया को, प्रूशिया को मिला. सैक्सोनी का पार्ट. इसके अलावा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया. कहा गया कि कोई भी सरकार के खिलाफ जो एक्टिविटी होगी उसे खत्म करने की कोशिश की गई. फ्रांस के बॉर्डर पर, ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस, इंडिपेंडेंट किंगडम्स वर एस्टैब्लिश्ड. फ्रांस के बॉर्डर पर इंडिपेंडेंट किंगडम्स एस्टैब्लिश थे. इट मीन्स दैट, क्यों ऐसा किया गया कि अगर फ्रांस में ने कभी एग्रेसिव हुआ, फ्यूचर में फ्रांस ने दूसरे देशों पर अटैक करने की कोशिश की, तो these independent kingdoms will fight and other will get chance to collect their force, और दूसरे उनका मुकाबला कर सके, उन्हें टाइम मिल जाए. बोर्बन डायनेस्टी. बोर्बन डायनेस्टी क्या थी? बोर्बन डायनेस्टी का रूलर था लुइस 16, जिसे 1789 में के बाद 1791 में, रिवोल्ट के बाद 1791 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था. ओके, 1789 में जो रिवोल्ट हुआ, उसके बाद 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना. और 1793 जनवरी में बोर्बन डायनेस्टी का रूलर था लुइस 16, उसे फांसी पर लटका दिया गया. तो बोर्बन डायनेस्टी को फिर से रीएस्टैब्लिश किया गया. कब? 1850 में. और रूलर को किसको बनाया गया? लुई 18. लुई 16 वाज नो मोर. लुई 18 बिकेम द किंग. और ऐसी कोशिश की गई कि फ्रांस के पावर को फ्यूचर में भी कम किया जाए. एंड एज यू नो that Congress, Vienna Congress, that meeting was hosted in 1815 in Vienna, capital of Austria. एंड होस्ट किसने किया? ड्यूक मेटरनिक. ड्यूक मेटरनिक ने मीटिंग को होस्ट किया, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था. ही वॉज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया. तो जस्ट वी स्टडीड दैट कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन. तो नेपोलियन के बाद पूरे यूरोप में फिर से कंजर्वेटिव्स की रेजीम आ गई. कंजर्वेटिव्स का रूल आ गया. और जो लिबरल्स थे, वो लिबरल्स अंडरग्राउंड हो गए. लिबरल्स छिप गए. रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को खत्म करने की कोशिश की गई और डराने की कोशिश की गई. तो इस तरीके से जो चेंजेज आए, और ये चेंजेज जो कंजर्वेटिव्स थे, वो चेंजेज को पसंद नहीं करते थे. और जो भी नेपोलियन का एरिया था, जो नेपोलियन ने अचीव किया था युद्ध करके, उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन जीते हुए देशों में. तो जस्ट नेक्स्ट क्लास में अगली टॉपिक डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. For complete topic-wise solution of all subjects of syllabus of all boards, CBSE, ICSE, and state boards, for preparation of all competitive exams, please visit www.preducate.in. You can also download the Preducate mobile app from Play Store on your mobile phones. Thank you.